सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लेकर आ गए हैं मैटर इन और सराउंडिंग्स पार्ट फिफ्थ। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात लेटेंट हीट से, और लेटेंट हीट से बात करते करते हम चले जाएंगे अपने एक नए टॉपिक की ओर। वो था हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैटर की स्टेट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने याद हो आपने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया है, जिसमें हमने 5 केसेस पढ़े हैं, याद हो तो, कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे करके हमने 5 टॉपिक पढ़े थे। ऑल्दो होने 6 चाहिए थे, लेकिन हमने बताया था सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड एक ही प्रोसेस होती है, वो होती है सब्लिमेशन। सो गाइज, अब यहाँ तक का टॉपिक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अपना लेटेंट हीट के बारे में, और लेटेंट हीट के बाद पढ़ते ही हम पहुँच जाएंगे अपने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब भाई, टेम्परेचर चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, तो क्या टेम्परेचर चेंज कर प्रेशर चेंज करने से पड़ता है या नहीं पड़ता है, हम वो भी देखेंगे। सो गाइस, पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आज का होने वाला है लेटेंट हीट। सो सबसे पहले लेटेंट हीट होती क्या है भैया, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। देखो, लेटेंट हीट हो सकता है क्लास 9th में बहुत ज़्यादा काम ना आए, ठीक है। हो सकता है 9th में काम ना आए, आपको 11th में बहुत काम आ सकती है, ठीक है। तो ये टॉपिक 11th के लिए पढ़ना। देखो, इस चैप्टर में मैंने कोई सा ऐसा नहीं कहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा लेटेंट हीट पे आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल लेटेंट हीट पे बन भी नहीं सकते हैं क्लास 9th में, ठीक है। लेकिन ये जो लेटेंट हीट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल के आपके क्लास हायर स्टडीज़ में। जो बच्चे पहले डिसाइड कर चुके हैं कि हम जो है साइंस लेने वाले हैं, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि गाइस, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के चलना, बहुत फ़ायदा देगा आपको, ठीक है। तो लेटेंट हीट होता क्या है? द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन से। इन्होंने कहा है कि वो एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को पलटने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी थी। याद हो, हमने टेम्परेचर पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर। हमने कहा था टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या हो रहा है, हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हीट एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या तो देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, वो बात अलग है। तो वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। अब लेटेंट हीट का एक बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, वो क्या है? लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट हमारा कभी भी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। लेटेंट हीट इज यूज ओनली टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। लेटेंट हीट केवल और केवल यूज करी जाती है किसी भी सब्सटेंस के क्या स्टेट को बदलने के लिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, केवल और केवल स्टेट चेंज होती है, ठीक है। केवल और केवल स्टेट चेंज होती है। अब इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल बनता है भैया, वाई लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट हमारा टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाता है? बहुत अच्छा सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने कहा था हर एक सब्सटेंस के पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। याद हो तो, नहीं याद है प्लीज़ जाके पीछे वाली वीडियोस देखो। देखो, हर बार मैं हर लेक्चर में यही बताऊंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो कहेंगे भाई आप तो एक ही चीज़ बताते हो, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझने के लिए। तो हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे एक इंटर पार्टिकल फोर्स लगाता है, जो आपस में उनको रोक के रखता है, ठीक है। जिनके बीच में फोर्स ज़्यादा है वो सॉलिड, जिनके बीच में फोर्स थोड़ी कम है वो लिक्विड, जिनके बीच में फोर्स बहुत कम है वो गैसेस होते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी या नहीं तोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल। तो मुझे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी है, इसलिए मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। मैं हीट एनर्जी इसलिए प्रोवाइड कराता हूँ ताकि मैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकूँ। नाउ इफ अ सब्सटेंस हैज़ टू चेंज इट्स स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट को मुझे चेंज करना है
ठीक है। देन इट इज़ नेसेसरी टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स। भाई अगर सॉलिड के एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कहूँ क्या ये गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत धीरे होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्परेचर दूंगा, मैं हीट दूंगा, ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत टूट जाए और इनके बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। ठीक है। तो जो लेटेंट हीट है वो यूज करी जाती है केवल और केवल उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है। द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज करी जाती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये क्लियर हो गया? तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देने का कारण है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना? ओवरकम करना। अब जब सारी की सारी एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने में चली जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे सराउंडिंग का? तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर दे रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? टूट रही है, बस हो गया हमारा काम। अब लेटेंट हीट जो है वो दो तरह की होती है। लेटेंट हीट हमारी दो तरह की। पहली है हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, माफ करना मैंने लास्ट लेक्चर में हीट ऑफ फ्रीजिंग बोल दिया था, तो शब्द मुंह से निकल जाते हैं कई बार गलती। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, मैंने एकदम से फ्रीजिंग बोल दिया, तो माफ कर देना। एक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप देख पा रहे होंगे फ्यूजन होता है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, और वेपराइजेशन होता है लिक्विड टू गैस। तो जो हम हीट दे रहे हैं, अब हम हीट दे रहे हैं तो हीट देंगे तो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं बढ़ाव आएगा ना। मतलब हम तो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने से हमारा स्टेट सॉलिड से लिक्विड आएगा। कभी भी लिक्विड से गैस थोड़ी, लिक्विड से सॉलिड थोड़ी हो सकती है। याद करो, लिक्विड टू सॉलिड हमने क्या कहा था भाई? पानी को सॉलिड में कन्वर्ट करना है लिक्विड से, लिक्विड से तो हम ठंडा करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ हम हीट लेते हैं। ठीक है, इसलिए दो तरह की हमारी लेटेंट हीट होती है, एक फ्यूजन होती है, एक वेपराइजेशन होती है। चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड से लिक्विड में चेंज जो आता है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर जिसे हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, याद रखना। देखो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी इसका एक नाम होता है, लेकिन लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन जो नाम है इसका वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखो, आपके दो नाम हो सकते हैं किसी बच्चे के हैं। अब होता क्या है, जो हमारे खास लोग होते हैं, फिर कोई भी हो वो हमारा जो है, जो फेमस नाम है वो बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो बस यही है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका नाम पड़ गया है। वैसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी था। ठीक है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ये होता क्या है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी। अभी ध्यान से सुनना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। अब हीट की ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? जूल। द is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of solid to liquid without any change in temperature। 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड बनाने में जो हीट हमें देनी पड़ी, अब हीट की यूनिट क्या है? जूल, इसलिए यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। इन जूल्स माने उसकी यूनिट भी बता दी आपको। ठीक है, अब दो तरह की यूनिट होती है, एक कैलोरी होती है, एक जूल होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है जो हीट है वो जूल में बतानी है आपको। अब भाई लंबाई मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में। अगर मैं कह दूं इन मीटर, तो आप काय में बताओगे? मीटर में बताओगे ना। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जूल में जो आपने रिक्वायर किया है, जो आपने दिया है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा भैया टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा है वो सुनो। इस पर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी ने, एस चांद ने, वो जरूर पढ़ना। इसमें क्या करा उन्होंने, एक
चीज से बांध दिया है। मान लो ये आइस है, क्योंकि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मान लो जब हम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मान लो टेम्परेचर जो है नेगेटिव में था, हम उसे किसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, क्योंकि याद करो लिक्विड जो हमारी आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वो आ जाएगा, जैसे ही हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर नोट करो, जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अब आप देखना सारा का सारा आपका आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर बढ़ के जीरो होगा, तो बढ़ के जीरो होगा, लेकिन जीरो से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस अचीव करोगे, सारी की सारी हीट काय में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास जो है वो हीट नहीं बचेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, दोबारा सुनिए, हमारा जब हम हीट प्रोवाइड कर देंगे, जब हम क्या कर देंगे, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लेगा, वैसे होगा क्या, अब हमारा बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे वो हीट कन्वर्ट होगी सॉलिड को लिक्विड बनाने में। क्लियर हो गया? बस यही समझा रहा था मैं। ठीक है, ये पढ़ लेना लाइन। अब यहाँ पे एक वैल्यू भी दे रखी है, इन्होंने कहा है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना आइस के लिए, जो आइस को हमें पानी में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, वो लगती है 3.34 इंटू 10 पावर 5 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम आइस को 1 किलोग्राम पानी में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है वो भाई साहब इतनी लगती है। ये 3.34 इंटू 10 पावर 5 है। ठीक है, ये 10 × 5 नहीं है, दोबारा बता दूं, ये 10 पावर 5 है। और ये आपको देख के पता चल गया है बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो कम एनर्जी नहीं लगती है, काफ़ी एनर्जी लग जाती है। ठीक है, हमारे आइस को कन्वर्ट करने में, काय में, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गया, हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेगा। अब हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, या फिर मैं कहूँ हीट एनर्जी जो है वो यूज़ करी गई है ताकि हम स्टेट ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर सकें काय में, लिक्विड में। अब बताओ मुझे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको कमी तो करते हैं। तो वही इस लाइन में क्या रखा है कि हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द state of the solid substance by overcoming the force of attraction between the particles। देखो, जब भी स्टेट चेंज होगा ना, सारा खेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा भाई। जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज वो सॉलिड, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम वो लिक्विड, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम वो गैस। अगर मैं किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दूं, है उन्हें दूर दूर भेज दूं, तो वो क्या लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे? और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा दूर दूर भेज दूं तो क्या वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? अगर मैं किसी चीज़ को बहुत पास पास ले आऊं तो क्या वो लिक्विड गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? और पास ले आऊं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने फिर कहा था, अगर मैं किसी भी चीज़ को टेम्परेचर देता हूँ तो बस एक चीज़ याद रखना, देखो टेम्परेचर देते ही कोई भी चीज़ क्या होती है, बावली हो जाती है, भगने की कोशिश करती है। देखो इसका है ना एक एग्जांपल हमारे टीचर और देते थे, हमारे जब कॉमन में देख लो यार, हम जब सर्दी होती है तब इंसान क्या करता है, आपस में चिपक चिपक के बैठता है ताकि उसे ठंड ना लगे। ठीक है, कभी भी देखो तो सर्दियों में इंसान चिपक चिपक के बैठता है, मतलब दूसरे इंसान के साथ चिपक के बैठता है ताकि गर्मी बन सके, उसे ठंड ना लगे। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है, जून जुलाई का मौसम हो, तब वैसे इंसान को बहुत गर्मी लगती है, तो जो भी आपके आसपास बैठता है उसे क्या कहते हो, भाई थोड़ा दूर दूर बैठ, तो थोड़ा दूर दूर बैठ। तो जब भी गर्मी बढ़ेगी तो इंसान दूर दूर भगेगा, ऐसे पार्टिकल्स दूर दूर भगेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स दूर दूर भगेंगे, और जब टेम्परेचर घटेगा तो पार्टिकल्स पास पास
आएंगे। याद हो गया? देखो याद करने का तरीका है, ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका अलग बना सकते हो। ठीक है, मैंने तो आपको अपना तरीका बता दिया, बाकी आपका तरीका है। देखो सबका अपना तरीका होता है याद करने का। हमारे टीचर अलग तरीके से बता देते, हमने अपना अलग तरीका बनाया। ठीक है, सो व्हेन अ लिक्विड फ्रीज टू फॉर्म अ सॉलिड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। यहाँ पे क्या कहा है कि जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे ना, तो जितनी हीट दी है उतनी निकलेगी भी बाहर। याद करो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो कूल करना पड़ेगा। अब यहाँ उल्टी बात हो रही है, तो क्या होता है, अब यहाँ हीट निकलती है। सॉलिड को लिक्विड करने के लिए हीट देनी पड़ती है, लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए हीट निकलती है। अब आप देखो, जब आप अपने फ्रिज में रखते हो पानी को ठंडा होने के लिए, बर्फ बनाने के लिए, कभी भी देखना फ्रिज के पीछे से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। वो क्यों निकलती है? फ्रिज में क्या होता है, वो सारी की सारी जो है वो हीट को इवॉल्व कर देता है, बाहर निकाल देता है। जो भी आपका मशीन्स वगैरह वर्क कर रही हैं, फिर कुछ भी कर रहा है, ठीक है। आसान भाषा में मैं कहूँ तो जो गर्मी पानी के अंदर मौजूद है, वैसे आपको लगता है पानी तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी वो उसमें हीट जो मौजूद है वो उसे बाहर निकाल देता है और आपका बर्फ़ जम जाता है। ऐसे ही हमारा है हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जैसे मैंने फ्यूजन को बहुत ज़्यादा डीप में समझा दिया है, मैं वेपराइजेशन को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, है ना। मैं नहीं चाहता बच्चों को बोरिंग लगे लेक्चर, ठीक है। तो मैं वेपराइजेशन को आपको आसानी से बता देता हूँ। तो वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इन जूल्स। देखो मैं पहले तो कहूँगा इसे समझो, नहीं समझ पा रहे हो तो याद कर लो, ठीक है। इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू 1 kg और, या फिर मैं कहूँ टू गैस और वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो 1 kg लिक्विड को अब हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए। अब देखो, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस होगा, सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस पे तो हो ही जाएगा ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे तो सारा ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है? पानी लिक्विड, पानी कन्वर्ट होता है गैस में? नहीं होता भाई, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा के 100 पे लाना पड़ता है। तो पहले जो आप हीट दोगे वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, कहाँ तक बढ़ाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब आपका लिक्विड काहे में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या, वो पानी हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता तो है, लेकिन उस लिमिट तक बढ़ता है जहां तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट होता है ना लिक्विड टू गैस, तो बस वही है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वैल्यू बता रखी है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पानी के लिए, यानी कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। वो थी 3.34, ये है 22.5। तो देख पा रहे होंगे यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। ये 3.34 थी सॉलिड टू लिक्विड, और ये है लिक्विड टू गैस। तो आप देख पा रहे होंगे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना थोड़ा थोड़ा आसान है ना, थोड़ा थोड़ा आसान है, ज़्यादा तो आसान नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आसान है। लेकिन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या मतलब यही है, द हीट सप्लाइड टू अ बॉडी लिक्विड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पे वही बात कही है, हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाते हैं, हमारा स्टेट चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे? तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर बदलने से मैटर की स्टेट चेंज होगी, याद रखना। प्रेशर बदलने से मैटर की जो है स्टेट चेंज होती है, और वो किस तरह चेंज होती है वो देख लेते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब प्रेशर या तो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैस को हम क्या
कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर बढ़ाकर। भैया प्रेशर बढ़ाकर कैसे? देखो ये मेरे गैस के पार्टिकल्स हैं, फिगर में देख पा रहे होंगे, ये मेरे गैस के पार्टिकल्स हैं। देखो ये मेरे क्या हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब मैंने क्या करा है, एक पिस्टन के द्वारा इन पे प्रेशर लगाया है। देखो नीचे की तरफ प्रेशर लगाया है, तो ये गैस के पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं। ये गैस के पार्टिकल्स ही इस वाली फिगर से इस वाली फिगर में देख पा रहे हो पास पास आ गए हैं। अगर मैं इन पे और प्रेशर लगाता हूँ तो ये और पास आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, याद है वो फिगर जब हमने कहा था कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं। तो यहाँ देखो मैंने प्रेशर लगा के जब पार्टिकल्स को पास पास लेके आ गया हूँ, पार्टिकल्स को जब मैं पास पास लेके आ गया हूँ, तो क्या गैस का स्टेट चेंज हो जाएगा? अब मेरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं पार्टिकल्स को क्या कर दिया हूँ, पास पास लेकर आ गया हूँ। याद है वो फिगर मैंने कल उस वाले लेक्चर में दिखाई थी, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास, और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर लगाऊंगा मेरे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और गैस मेरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, गैस मेरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर होता है? यहाँ पे मैंने वही लिखा था। ठीक है, गैस मेरी किस तरह चेंज हो जाएगी? प्रेशर लगाने से चेंज हो जाएगी। अब कुछ तरह के सॉलिड्स भी होते हैं जो हमारा जो है प्रेशर लगाने से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सम सॉलिड्स कैन चेंज इनटू गैस ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर घटाने से कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो गैस में चेंज हो जाते हैं। अब प्रेशर घटाना मतलब पार्टिकल्स को दूर दूर भेज देना। प्रेशर घटाना मतलब पार्टिकल्स को दूर दूर भेज देना। देखो फिगर से याद, देखो थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। अब यहाँ ये मत सोचना भैया ऐसा लग रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है, कहाँ फंस गया आके। देखो थोड़ा थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना भाई। तो देखो मैं पार्टिकल्स पे प्रेशर लगा रहा हूँ इसलिए वो पास पास आ रहे हैं। अगर मैं पार्टिकल्स पे प्रेशर कम कर दूँ तो वो दूर दूर भाग जाएंगे। जब पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं तो गैस से काय में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। जब मैं पार्टिकल्स का प्रेशर हटा दूंगा तो क्या वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे? ऐसे कुछ सॉलिड्स हैं जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेशर को कम करने से, जैसे हमारा ड्राई आइस या फिर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा एक यहाँ पे चीज़ है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। गैस हमारा प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है प्रेशर लगाकर। वही मैंने आपको यहाँ समझाया था। व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, जब प्रेशर लगाया जाता है किसी गैस पे, होता क्या है, इट पार्टिकल्स कम क्लोजर, गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। जब भी गैस के पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर लगाया जाता है गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस काय में कन्वर्ट हो जाती है हमारी लिक्विड में। गैस जो है हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक वो है इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन क्या होता है भैया? सो गाइस, इवापोरेशन आपने कभी ना कभी अपने मतलब लोअर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं इवापोरेशन के बारे में। आज इवापोरेशन साइकिल आपने ज़रूर पढ़ी होगी, तो आज हम इवापोरेशन को ही पढ़ेंगे। ज़्यादा हम डीप में नहीं पढ़ेंगे इवापोरेशन को, बहुत ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, हमारा ये इवापोरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ वेपर। लिक्विड का वेपर में चेंज होना या फिर मैं कहूँ गैस में चेंज होना, वो प्रोसेस कहलाता है इवापोरेशन। भैया एक सेकेंड, लिक्विड का गैस चेंज होना तो आपने वेपराइजेशन बताया था, लिक्विड का गैस में चेंज होना तो आपने वेपराइजेशन बताया था, ये इवापोरेशन कैसे हुआ भाई? ये कुछ खास है, तभी तो मैंने अभी पूरा बताया नहीं है। लिक्विड का गैस में चेंज होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम भी आपका टेम्परेचर है तो भी आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। भैया एक सेकेंड, हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो क्यों रहा है जब बॉइलिंग पॉइंट हमारा अभी तक, बॉइलिंग पॉइंट से अगर हमारा टेम्परेचर कम है ना? मतलब हमने पढ़ा था कि हमारा कोई भी लिक्विड
गैस में चेंज जब भी होता है जब हम उसे बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। आप कह रहे हो अगर बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा तो भी हमारा लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है। तो यही मैं समझाऊंगा, यही बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यही इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब देखो सबसे पहले सुन लो मेरी बात ऐसा आराम से, फिर पढ़ते हैं हम इंग्लिश में। तो भाई होता क्या है, मान लो आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र के जो है होता क्या है, कुछ ना वाटर के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब पानी भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, ठीक है, पानी जो है वो भरा पड़ा है, कुछ नीचे के पार्टिकल्स हैं, पानी के कुछ ऊपर की एक लेयर है, तो उसमें भरे पड़े हैं पार्टिकल्स, भरे पड़े हैं पार्टिकल्स। ऐसे करके बहुत सारी लेयर होती है पानी की भाई। अब जो सबसे ऊपर वाली पानी की लेयर होती है, मुझे बताओ जो सबसे ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर है, क्या वो सबसे नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर होता है? नहीं ना भाई। नीचे की लेयर हो सकती है ठंडा हो, ऊपर की लेयर हो सकती है गर्म हो, क्योंकि सूरज की उस पर डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, सूरज की उस पे जो है वो डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता हो वो उसका टेम्परेचर अलग अलग हो। वही है इवापोरेशन का केस। एक स्पेशल प्रोसेस होती है, जो हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी स्टेट के किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने जैसे और पार्टिकल्स से कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। वो ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मैंने अभी अभी बताया, कोई भी चीज़ दूर भागने की कोशिश जब करती है जब उसे आप हीट प्रोवाइड कर देते हो। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हीट मिल जाने की वजह से वो भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि लिक्विड गैस में जब ही चेंज होगा जब आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे दोगे। मान लो वो टेम्परेचर एक्स है ना, मान लो वो टेम्परेचर एक्स है। मान लो सबको तो वो टेम्परेचर नहीं मिला लेकिन 4 पार्टिकल्स को मिल गया, तो वो 4 तो भगेंगे ना भाई, वो 4 तो भगेंगे ना। मान लो 8 को मिल गया तो वो 8 तो भगेंगे ना। अब इनको तो लगेगा ये पागल हो गए, बचे वो को तो लगेगा ये पागल हो गए, ये क्यों भाग रहे हैं, अभी तो टेम्परेचर मिला नहीं। लेकिन इनको तो पता है ना टेम्परेचर काफ़ी मिल चुका है ना, इन पे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, भागने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ गई। तो ये क्या करता है, भागते हैं और इसलिए काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस यही तो चीज़ थी। और पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी एक्सप्लेन, सम पार्टिकल्स इन लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर। कुछ पार्टिकल्स के पास कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है अपने से दूसरे में। सो इवन इन लिक्विड, लिक्विड के में होते हुए भी उनका बॉइलिंग पॉइंट जब कम होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जब कम होता है तब भी वो पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको तोड़ के वे भाग जाए। भाई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना तो पड़ेगा ना। लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना। तो तोड़ने के लिए क्या है, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर एस्केप कर जाएं। कहाँ से, उस सरफेस से। कौन से सरफेस पे, जहां पर लिक्विड है। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाओ, दोबारा समझो। और फिर भी नहीं होता मुझे बताओ, मैम हूँ यार, कमेंट बॉक्स में बता दो भाई नहीं आया समझ में, और समझा दो, ठीक है। बाय द वे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, आपको आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इफेक्ट कर सकती है ना। इवापोरेशन को भी हो सकता है कोई चीज़ हो जो इफेक्ट कर सकती है। तो 4 तरह की चीज़ हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। पहला है टेम्परेचर, पहला है हमारा टेम्परेचर। अब बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। मतलब टेम्परेचर तो हमें पता ही है, हम देखते हैं कि टेम्परेचर को घटाने से या बढ़ाने से इवापोरेशन कैसे कन्वर्ट होती है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इवापोरेशन की जो क्षमता है वो बढ़ती है जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। अब ये तो है ही ना, मुझे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अच्छा ही है ना, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे। तो इवापोरेशन क्या होता है, बढ़ता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इवापोरेशन बढ़ता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इवापोरेशन तो हो ही रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो
अपने आप ही गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब ये समझो आसान से, मुझे बताओ, मान लो आपने अभी अभी कपड़े धोए और कपड़े जो ड्रायर करके आपने ले जाके एक इंसान है जिसने कपड़े ले जाके ऐसे ही टांग दिए, उन्हें खोला भी नहीं, कुछ भी झटका भी नहीं, ऐसे ही ले जाके टांग दिए। और एक इंसान है, दूसरे ने कपड़े धोने के बाद ड्रायर जिसने करे हैं, दोनों ने ड्रायर करे, उसने कपड़े ले जाकर खोले, झटके, है ना, झटकते हैं ना कपड़ों को, और फिर उन्हें अच्छे से तरीके से टांगा, बीच मतलब रस्सी पे सुखाया, है ना। दोनों को सेम एनर्जी हीट मिल रही थी सूरज से, भाई हमारे सूरज से। अब ये बताओ कपड़ा किसका जल्दी सूखेगा? यहाँ कुछ लोग कहेंगे भैया दोनों का जल्दी सूखेगा। तो इसका तरीका है भाई, एक बार एक काम करो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। दो शर्ट उठा लो, एक शर्ट को ना क्या करो, जैसी वो बुची हुई होती है ना, ड्रायर हुए हुए बुची हुई होती है, ऐसे जाके लटका देना। एक को खोल के बिल्कुल झटक के सुखा देना, देख लेना किसकी जल्दी सूखेगी। तो किसकी जल्दी सूखती है? उसकी जल्दी सूखती है जो झटका के तरीके से सुखाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पूरी शर्ट को फैला देता है, उसका सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहीं पे सरफेस एरिया की बात है। जब सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया तो जो उसके हमारा जो शर्ट के अंदर जो वो नमी थी, पानी की नमी थी, वो जल्दी सूख जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो शर्ट के अंदर जो थोड़ा सा पानी अभी बच गया है वो जल्दी जो है भाप बन के उड़ जाता है, और दूसरी वाली शर्ट का थोड़ा टाइम लेता है भाप बन के उड़ने में। तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो हमारा इंक्रीज करता है हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने से। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ इवापोरेशन। सरफेस एरिया इवापोरेशन का बढ़ाने से हमारा वो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ता है। तीसरा है हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है भैया? ह्यूमिडिटी होती है पानी, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब भाई हवा में कुछ ना कुछ तो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ना। कभी कभी नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं यार आज तो बहुत चिपचिपा दिन है ना, बहुत चिपचिपाहट होती है, हमारा शरीर पर ना चिपचिपाहट होती है। क्यों? हम जो वो होता है हमारा मौसम होता है उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। और कई बार कहते हैं यार आज तो बहुत सूखा दिन है, सूखा सूखा लग रहा है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो घट जाती है। ह्यूमिडिटी की होती क्या है? एयर की घट जाती है। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमारे एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो क्या वो और वाटर वेपर को आने देंगे हमारे एटमॉस्फेयर में? नहीं आने देंगे ना। अगर मैं कहूँ हमारे एयर में वाटर वेपर नहीं प्रेजेंट है, तो यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तो ये वाटर वेपर जो है उड़ गई हैं, ये वाटर वेपर भी उड़ गई हैं। इसलिए अब होगा क्या, और वाटर वेपर आसानी से बन पाएंगी। तो वही तो हो रहा है, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन नहीं होगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा। यही तो बात थी। चौथा है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है? विंड स्पीड होती है भाई किस स्पीड से हमारी विंड ब्लो कर रही है। अब मानो आपकी इस विंड की स्पीड बहुत तेज़ है, तो अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो जो वाटर वेपर हमारी विंड में प्रेजेंट है वो तो दूर चली जाएंगी ना, विंड के साथ दूर चली जाएंगी, मतलब बिखर जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। अब अगर हमारे वाटर वेपर दूर दूर चली जाएंगी तो और वाटर वेपर उस जगह पर बन पाएगी। मान लो मैं कहूँ एक छोटा सा बर्तन है, इसके ऊपर वाटर वेपर थी कुछ, अब यहाँ पे मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ी कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी कर रहा हूँ, है। तो क्या यहाँ पे वाटर वेपर बनेगी? अभी लग रहा नहीं बनेगी। जैसे ही मैं हवा दूंगा तो ये वाली सारी जो वाटर वेपर है वो दूर चली जाएंगी, अब और वाटर वेपर आसानी से बन पाएंगी। तो वही मैंने लिखा है, रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन स्पीड विंड स्पीड। जैसे जैसे आप विंड की स्पीड को बढ़ाते हो इवापोरेशन की स्पीड बढ़ती है। इवापोरेशन की स्पीड बढ़ती है जैसे आप विंड स्पीड को बढ़ाते हो। अब अगला है हमारा टू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हमारी वाटर वेपर में, हमारी जो है एयर में कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। इसका एक एग्जांपल दो। देखो भाई, इसका एग्जांपल मैं आपको
बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी करा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये पूछने वाली नहीं है, बस ये सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी एक काम करना है, एक्टिविटी करके देखना। एक काम करो, एक गिलास में ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी लेना और उसको ले जाके रख देना एक जगह, और उसको 10 से 15 मिनट बाद देखना है, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर भी थोड़ा ऐसा गर्मी चल रही है, हमारे नॉर्थ रीजन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल, है ना। तो जब आप देखोगे उस ठंडे पानी को आप 10 से 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ दोगे तो होगा क्या, आपके पानी के चारों तरफ थोड़ा गीला गीला हो जाएगा, ग्लास आपका गीला हो जाएगा बाहर से, है ना। क्यों, उस पे क्या कहता है, नमी आके जम जाती है। उस हमारे पानी पे होता क्या है, नमी आके जम जाती है। तो वही तो है हमारा क्या, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम क्या हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो आप साफ साफ बोल देना भाई बिल्कुल प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दे देना, ग्लास में ले जाके पानी में रख देना, ठंडा ग्लास भर के पानी रख देना, कुछ 10 से 15 मिनट बाद जब देखोगे तो उसके चारों तरफ नमी जमी होगी। वो नमी क्यों जमा हुई है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर की नमी थी ना, वो जाकर उस पर टकराई है, उस पर चिपकाई है। क्योंकि हमारा जो भी विंड चल रही थी, हमारी जो कमरे का टेम्परेचर था, उसने ग्लास के उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की है। ठीक है, ये था हमारा इसका एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, स्टील का एक बर्तन लिया है, ग्लास लिया है, उसमें हमारी आइस को डाल दिया है। होगा क्या, जो बहुत सारी ड्रॉप्स होती है ना वाटर की, वो आकर जम जाएगी, वो आकर जम जाएगी। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। दो स्टेट्स और होती हैं हमारे मैटर की, और वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। सो दो और स्टेट्स होती हैं हमारे मैटर की, वो होती हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जी हाँ, हमने अभी तक 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड गैस। अब और मैं आपको बता दूं, 2 स्टेट्स और होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, बोस आइंस्टाइन के बारे में बहुत थोड़ा ही है। तो प्लाज्मा क्या है, एक मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होते हैं, देखो ये भी हम पढ़ेंगे आपके आगे चल के, और आयंस भी हम पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन का मिक्सचर है। प्लाज्मा जो नेचुरली मिलती है आपको स्टार्स में देखने को मिल सकती है, प्लाज्मा कहाँ है, स्टार्स में आपको देखने को मिल सकती है, और इंक्लूडिंग हमारा सन, क्योंकि हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है। अगर आपको नहीं पता है तो आज पता चल गया होगा, हमारा सन भी एक क्या है, स्टार होता है। तो सन एंड अदर स्टार्स ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो हमारा सन है वो ग्लो करता है ना, वो क्यों कर पाता है, क्योंकि हमारी प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके अंदर। ये देखो, प्लाज्मा कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ ग्लास कंटेनर, ये है मेरा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है हमारे ग्लास कंटेनर में प्रेजेंट है, कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये प्लाज्मा क्या है, हमारे एक 4 स्टेट ऑफ मैटर है। और मैं फिर बता दूं, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीचर ने कुछ पूछा भी तो बस ये बता देना, प्लाज्मा क्या होती है, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होता है, बस। ठीक है, आयंस का मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, बाकी देखो ज़्यादा बता के कोई फ़ायदा नहीं टॉपिक से बाहर जाने का। बाकी 5th स्टेट की एक बार बात कर लेता हूँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है हमारी 5th स्टेट ऑफ मैटर। और इसकी बहुत अच्छी बात हम इंडियंस के लिए ये है, जो इस नाम में आपको बोस दिख रहा है ना, वो बोस पता है क्यों आया, क्योंकि हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस करके। उन्होंने करीबन 1919 या 1920 के आसपास अपनी कुछ कैलकुलेशंस की, अपनी कुछ थ्योरी लिखी, और उन्होंने वो सब करने के बाद उस थ्योरी को भेजा सर आइंस्टाइन के पास। ठीक है, श्री बोल रहा हूँ मैं, मतलब गलती हुई, देखो रेस्पेक्ट देने वाली है, श्री कह लो कुछ कह लो। तो हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास उन्होंने वो थ्योरी भेजी, और उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि किस तरह हम अपनी 5वीं स्टेट्स ऑफ मैटर भी पॉसिबल है, 5वीं स्टेट ऑफ मैटर भी पॉसिबल है। तो आइंस्टाइन साहब बहुत खुश हुए उसे देखकर, उन्होंने कहा कि यार हाँ बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है। तो उन्होंने उस थ्योरी में कुछ और डेवलपमेंट करते हुए, उनकी तो थ्योरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने उस थ्योरी में थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया और उस थ्योरी को प्रपोज करा, मतलब उस थ्योरी को आगे भेजा। और फिर जब लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो फिर कुछ समय बाद जाकर हमारे 3 साइंटिस्ट थे, और वो 3 साइंटिस्ट कहाँ के थे, यूएसए के थे। कॉर्नेल, कैट्रेल और वीमैन नाम के 3 साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का पता करा।
ठीक है, बोस आइंस्टाइन स्टेट बनाया मतलब बताया। ठीक है, अब बोस आइंस्टाइन की स्टेट बनता कैसे है भैया, क्या हमें जानना ज़रूरी है? जानना तो ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ सुन लो तो अच्छा लगेगा। बोस आइंस्टाइन स्टेट बनता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है जब हम हमारी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। जो हमारी लो डेंसिटी की गैस है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, सुपर लो टेम्परेचर जब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, जिनकी वजह से एक नई स्टेट बन जाती है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में अलग से किसी ने यूट्यूब पे ज़रूर डाल रखा होगा। देखो ये चैप्टर से बहुत बाहर है तो मैं नहीं डाल सकता, ऑल्दो मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद था, मैंने भी इस बारे में काफ़ी नॉलेज ली थी अपने टाइम पे। सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में सिर्फ इतना ही। बस एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो बोस है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, सर सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी ज़रूर जानो। ठीक है, आप न्यूटन के बारे में जानते हो, आप आइंस्टाइन के बारे में जानते हो, अच्छी चीज़ है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और आपको मैं बता दूं ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। जी हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, आपका मैटर इन और सराउंडिंग। देखो मेरी तरफ से ये ख़त्म हो गया, लेकिन आपकी तरफ से भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसके क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं सब लगा दो। और लास्ट में सिर्फ वही कहूँगा, वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और बस जाते जाते कमेंट में बता दो कि वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कुछ चेंजेस चाहिए तो बता देना। और लास्ट में ये कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।